हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा जो मेरा टॉपिक है, हाउ एंटीबायोटिक्स गेट रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक जो है वो डे बाय डे रेजिस्टेंस हो रही हैं। उसके क्या रीज़न है, उसको क्या रीज़न है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उसकी कैसे प्रिवेंशन की जाए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। आए तो शुरुआत करते हैं कि हाउ एंटीबायोटिक गेट रेजिस्टेंस। पहले हमें समझना होगा कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स जो हैं किस लिए यूज़ होती हैं? द इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया, जिसके लिए जो इन्फेक्शन हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए जो बैक्टीरिया की वजह से, उसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करती हैं। समटाइम बैक्टीरिया नॉट गिव रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स पे कुछ बैक्टीरिया रेस्पॉन्स नहीं दे रहे होते तो वो एज ए रेजिस्टेंस काज होता है। तो आए शुरुआत करते हैं। पहले हमें यह समझना चाहिए कि बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स की क्या है। एंटीबायोटिक्स को किस कैटेगराइज में बैक्टीरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है वो मैं पहले आपको बता दूं। पहले होता है, तीन क्लासिफिकेशन है, उसमें तीन कैटेगरीज में एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया गया है। एक कहलाती है नैरो थेरापेटिक स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में जो बैक्टीरियल कवरेज होती है, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक या दो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, इनमें से कोई भी एक या दो बैक्टीरिया की उसी एंटीबायोटिक्स की उस पर कवरेज होगी, वो कहलाती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहलाती है मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मॉडरेट मॉडरेट स्पेक्ट्रम में जो है 3 से 4 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, या एक ग्राम पॉजिटिव तो एक दो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कवरेज होती है। फ्यू बैक्टीरिया आप कह लें, आप फ्यू बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कवरेज के लिए मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। मॉडरेट के बाद होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक्स में जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होती हैं वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जो या एरोबिक्स रॉड्स, जितनी भी बैक्टीरिया की जो क्लासेस होती हैं उसमें हम एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम सेलेक्ट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि एंटीबायोटिक्स की ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की कवरेज के हवाले से कौन सी रेंजेस हैं। तो आए शुरू करें कि ये रेजिस्टेंस होने के चांसेस, रीजंस क्या हैं। रीजंस कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट बना के रखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। ये ग्लोबल इशू है जिसमें वर्ल्ड वाइज WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में अबव 12 लाख से ज़्यादा जो पेशेंट है उनकी डेथ हो चुकी है इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। पहले जो रीज़न होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, उसमें पहले नंबर पे आता है मिस यूज़ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें सम टाइम जो भी इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर की एडवाइस किए बगैर हम खुद से सेल्फ एंटीबायोटिक्स के तौर पे ले रहे होते हैं सम टाइम। तो उसमें बहुत सारे जो जो हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जब वायरल फीवर होगा, वायरल फीवर होने से हमें वो रिस्पांस एंटीबायोटिक्स पे नहीं दे रहे होते, तो उसमें हमें हमारी जो कंडीशन बेहतर होने से सीरियस होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया डज नॉट रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया जो है ना वो फिर जब रेजिस्टेंस होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए जिसमें फ्लू है, या थ्रोट इन्फेक्शन, फ्लू की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो गया वायरल सीज़न के हिसाब से, जैसे विंटर की सीज़न में होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, जबकि वो वायरल पे एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं है। तबीयत बेहतर होने से तबीयत जो है ना, और कंडीशन जो है सीवियर होना शुरू हो जाएगी।
आप ये जहन में ये याद रख लें कि जितनी भी जो एडवर्स इफेक्ट है 90% नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो या ऑटोटॉक्सिसिटी हो, किडनी फेल्यूर हो या लिवर फेल्यूर हो, या सुनने से बंदा बहरे हो जाते हैं कुछ इस कंडीशन में, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी एंटीबायोटिक्स की वजह से ही रिपोर्ट होते हैं। जब आप इरेशनल यूज़ लेंगे एंटीबायोटिक्स का, जब हमें नीड भी नहीं है, तो जब मेडिसन एंटीबायोटिक्स हम लेंगे तो हमारी बॉडी में जाके वो एज ए फ़ायदा पहुंचाने से नुकसान पहुंचाने के असरात ज़्यादा होते हैं, तो उसमें रिस्पांस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि थर्ड जनरेशन एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें 42% ऑफ थर्ड जनरेशन जो सेफालोस्पोरिन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ पे मैं बात करूँगा थर्ड जनरेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती हैं, उस पर ई कोलाई पे उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जो स्टाफिलोकोकस एरियस, इसकी 36% पेनिसिलिन ग्रुप की एक ड्रग है मिथिसिलिन, उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। यह भी इरेशनल यूज़ की वजह से, जब हम डॉक्टर ने हमें कोई थेरेपी रिकमेंड की है, ट्रीटमेंट किसी भी इन्फेक्शन के लिए अगर एडवाइस किया है 7 डेज़ के लिए, तो हम या तो 7 डेज़ से 3 डेज़ में हम थोड़ा बहुत बेटर फील करना शुरू करते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ देते हैं। जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच जाते हैं वो एंड में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से वही जब मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं तो उनका उन पे कोई असर नहीं होता, तो इसी वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंस होती है। और फोर्थ नंबर पे है ड्रग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज्ड बाय ई कोलाई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब यूटीआई हो जाता है, जिसकी ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, उसमें से 5 में से एक केसेस जो हैं, एक केस रेजिस्टेंस काज होता है। रेजिस्टेंस उसमें आप एम्पेसिलिन की रेजिस्टेंस होती है, उसमें कोट्राइमेक्सोल, सेफ्ट्रान टेबलेट या सिरप के हवाले से कुछ फेमस ब्रांड है वो यूज़ होती हैं, उसकी रेजिस्टेंस काज होती है। फ्लोरोक्विनोलेंस की रेजिस्टेंस इसमें 36% जो है ना, इसमें रेजिस्टेंस होना डेवलप होती हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद एक मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट एक बैक्टीरिया शेयर करूंगा जो मेजर कंसर्न है, जिससे ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, उसका नाम है स्टाफिलोकोकस एरियस। स्टाफिलोकोकस एरियस ये एक बैक्टीरिया है, जब हम ब्लड कल्चर करवाते हैं तो उसमें ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो आइडेंटिफाई होता है। समटाइम जब इनिशियल में ये एक ससेप्टेबल टू मिथेसिलिन होता है। मिथेसिलिन पेनिसिलिन की एक ग्रुप की ड्रग है, ये उससे ससेप्टेबल होता है, मतलब इसकी उस पर इफेक्ट हो सकता है। उसी कंडीशन को कहते हैं मसा, MSSA, मिथिसिलिन ससेप्टेबल स्टैफिलोकोकस एरियस। जब ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाता है, जब हम इसकी प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी नहीं लेते हैं, या जो कोर्स एंटीबायोटिक्स कोर्स होता है वो हम प्रॉपर नहीं कर रहे होते, फिर यही बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो के उसी कंडीशन, जब रेजिस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मरसा, MRSA, मिथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस एरियस। अब ये रेजिस्टेंट हो गया तो उसमें हमारे पास चॉइस ऑफ ड्रग जो बचती है उसे कहते, वो ड्रग होती है विनकोमाइसिन। विनकोमाइसिन विनकोमाइसिन ये एंटीबायोटिक के नैरो स्पेक्ट्रम में आती है। उसमें जब ये इस विनकोमाइसिन की हम दोबारा रिपीट करें, जब ड्यूरेशन ऑफ थेरापी पेशेंट सही तरीके से वो डोजिंग फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेगा, जितने डेज़ के लिए, अगर 7 डेज़ या 12 डेज़ या 14 डेज़ के लिए अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वो अगर कंप्लीट थेरापी पेशेंट नहीं लेगा तो ये विनकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट होके जो सेकंड कंडीशन आएगी उसे कहते हैं VRE। विनकोमाइसिन विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस इंटेरोकोकस इंटेरो इंटेरोकोकस ये कंडीशन कहलाएगी।
अब ये डेवलप होने के बाद विनकोमाइसिन जब रेजिस्टेंट होगी तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग बचती है, उसे हम कहते हैं लाइनजोलिड। लाइनजोलिड ये ऑक्सोजोलिडीनोन ग्रुप की एंटीबायोटिक से जो हमारे पास लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पे रह गई है। अगर हम यही कंटिन्यू इरेशनल यूज़ ऑफ इरेगुलर यूज़ ऑफ या एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते रहेंगे तो अगर लाइनजोलिड भी खुदा न खास्ता अगर रेजिस्टेंट हो जाएगी तो हमारे पास कोई भी चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पे नहीं बचेगी। इसको बचने के लिए, एंटीबायोटिक्स बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं जो है डॉक्टर की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस आप जो है ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एंटीबायोटिक्स की यूज़ करें, उसको बीच में डिसकंटिन्यू न करें। अपनी हाइजीन जो है, हाइजीन कंडीशन आप बेहतर करने से भी आप जो है ना बीमार नहीं हो पाएंगे। और सेकंड जो है, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स हम कह लें, जो मतलब लिमिटेड बैक्टीरिया पे जिनकी कवरेज हो, वो उसका आप विदाउट ब्लड कल्चर आप जो है ना, ब्लड कल्चर जो है आप उसका यूज़ ना करें। कम से कम जितनी भी आप सीवियर कंडीशन अगर पेशेंट की हो जाती है तो आप खुद से डॉक्टर को कहें कि हमें एज ए ब्लड कल्चर जो है ना रिकमेंड करें, जिसमें हमें पता चले कि उस कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक का जो है ना इफ़ेक्ट है। ना कि इरेशनल हम विदाउट ब्लड कल्चर के कोई एंटीबायोटिक यूज़ करें जिसका उस पर ड्रग जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है, हम और मेडिसिन लिए जा रहे हैं। एक मेडिसिन का हमने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो दोबारा हम दूसरी एंटीबायोटिक्स का ऐसे विदाउट ब्लड कल्चर अगर इनिशिएट करेंगे, ये जाके आपकी रीनल टॉक्सिसिटी, रीनल फेल्योर की तरफ जाएगा वो पेशेंट, या हेपेटिक फेल्योर की तरफ वो ज़्यादातर पेशेंट जा रहे होते हैं। तो किसी भी एंटीबायोटिक्स की थेरापी अगर आप पेशेंट की कंडीशन सीरियस है या हॉस्पिटलाइज है तो आप ब्लड कल्चर ज़रूर करवा के उसके बाद जो ही आप किसी एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर जो है वो एडवाइस करें तो वो बेहतर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुँचे और दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।